स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अणुशंक गुणधर्म, जिसको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक मिनट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुशंक गुणधर्म। इस अणुशंक गुणधर्म में क्या है कि जो विलय की भौतिक गुण हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये वो भौतिक गुण हैं, अणुशंक वो भौतिक गुण है किसी भी विलयन का जो विलय में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। उन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुशंक गुणधर्म कहते हैं। ये 4 अणुशंक गुणधर्म हैं। देखो, पहली फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षण, जिसको हम रिलेटिव डिप्रेशंस ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। दूसरा है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिप्रेशंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अणुशंक गुणधर्म ये 4 हैं। ये डिपेंड करते हैं विलय के कणों की संख्या पर, विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर। विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर। विलयन में जितना ज़्यादा विलय होगा, विलय कौन सा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। ठोस होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील होना चाहिए। ठोस कैसा होना चाहिए, इसमें जो ठोस है विलय अवाष्पशील होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। अवाष्पशील होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने एक इसमें विलयन है, इसमें मैंने सबसे पहले क्या लिया, वाटर लिया। इस वाटर में बेटे हमने ऐड कर दी चीनी। चीनी ऐड कर दी इस वाटर के अंदर। अब जैसे ही मैंने इस विलय को इसमें ऐड किया तो इसका जो वाष्प दाब है वो घट जाएगा। पीछे मैं बता चुका हूँ, ये वाष्प दाब इसका घट जाएगा। अब विलयन का जो वाष्प दाब रह गया वो PS रह गया। मैंने राउट लॉ से पढ़ाया था कि किसी भी वाष्पशील पदार्थ का वाष्प आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। अब यहाँ क्या है कि जैसे ही मैंने इसमें सॉलिड मिलाया तो इसका वाष्प दाब घट गया। ये वाष्प दाब कितना रह गया, घट गया। पहले कितने था जब इसमें चीनी नहीं थी, P0 था। अब ये घट गया बेटे। अब P0 में से कितना घटा दूँ,
PS, और किसकी रेस्पेक्ट में आ गया ये, P0 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव कर दिया हमने, और किसके बराबर, x2 के बराबर कर दिया। x2 क्या है, मूल प्रभाज्य किसका, सॉलिड का। किसका मूल प्रभाज्य है, सॉलिड का मूल प्रभाज्य है। देखो पहले प्योर का जो वाष्प दाब था पानी का, मैं दोबारा बता रहा हूँ, P0 था। चीनी मिलाने के बाद इसका वाष्प दाब PS हो गया सॉल्यूशन का, अपॉन P0। P0 क्या है, मैंने रिलेटिव कर दिया, शुद्ध वाटर का वाष्प दाब है। ये हमेशा बराबर होता है विलयन में उपस्थित ठोस का मूल फ्रैक्शन मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। ये मूल प्रभाज्य x2 किसका है, मूल प्रभाज्य, ये मूल प्रभाज्य है ठोस का। तो ठोस का मूल प्रभाज्य कैसे निकालेंगे, देखो N2 के नंबर ऑफ मोल अपॉन विलयन में टोटल नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। अब ये देखते हैं कि ये डाइल्यूट तो होते हैं, डाइल्यूट विलयन होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो N2 है इसकी संख्या N1 के मुकाबले कम है, तो मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैं छोड़ दूंगा तो ऊपर ले लूँगा मैं x2 में, x2 जो निकाला मैंने ये बताया आपको N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये बहुत कम है, ये विलय का नंबर ऑफ मोल है। अब मैंने इसको क्या कर सकता हूँ, इसको छोड़ दिया तो N2 अपॉन N1 हो गया। अब N2 का मैंने वैल्यू निकाली, इसमें N2 की वैल्यू निकालते हैं तो N2 क्या है, विलय का मास अपॉन विलय का मोलर मास गुणा, बेटा ये उल्टा हो जाएगा N1। N1 क्या है, विलायक का नंबर ऑफ मोल, तो विलायक के नंबर ऑफ मोल उल्टा ऊपर हो जाएगा, तो M1 विलय का मॉलिक्यूलर मास और विलायक का मास। तो ये वैल्यू हमारी आगे किसकी, मूल प्रभाज्य की। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू x2 के इक्वल था ये, इक्वल टू इसको W में चेंज कर दें, W2 विलय का मास अपॉन विलय का मोलर मास गुणा विलायक का मोलर मास अपॉन विलायक, पानी है ना, विलायक का मास। ऐसे करके ये आपेक्षिक अवनमन आ गया। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, अर्थात विलय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम किसी भी अवाष्पशील ठोस का विलय का क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्वथनांक में अवनमन, उन्नयन, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हमें समझना होगा बॉइलिंग पॉइंट। इस समझने के लिए क्या समझना होगा, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए, इस अणुसंघ गुणधर्म को विलयन के को समझने के लिए हमें समझना होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। क्या समझना होगा, बॉइलिंग पॉइंट समझना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह ताप होता है जिस पर ताप पर उस विलयन या उस द्रव का
वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को हम उस विलयन का या उस द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, किसी विलयन का या किसी द्रव का वह ताप जिस पर उस विलयन का वाष्प दाब या द्रव का वाष्प दाब एक एटमॉस्फेयर एक वायुमंडल दाब के बराबर बन जाता है, तब उस ताप को जिस पर वो वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हुआ उसे हम उसका द्रव का या विलयन का क्वथनांक कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ देखें आप, इसमें पानी भरा हुआ है, क्या है, वाटर है इसके अंदर। तो ये वाटर की वाष्प है, वाष्प है वाटर की, तो इस पर क्या आएगा, वाष्प दाब होगा इसका। क्या होगा इसका, वाष्प दाब। ये वाष्प दाब है, लेकिन जब मैंने इसको बॉयल क्यों, तो लेकिन ये अभी बॉयल होने से पहले ये वाष्प दाब जो है, ये वाला वाष्प दाब नॉर्मल कंडीशन में ये वाला वाष्प दाब इस एक वायुमंडल दाब के बराबर नहीं है, वायुमंडल दाब के बराबर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ताप बढ़ाऊंगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तो पानी का वाष्प दाब 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर पानी का वाष्प दाब, पानी का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा। तो फिर मैं कह रहा हूँ, किसी भी द्रव या विलयन का वह ताप जिस पर वो विलयन उबलना स्टार्ट होता है और उस ताप पर उस विलयन का या द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम उस द्रव या विलयन का क्वथनांक कहते हैं। फिर दोबारा देखें कि द वाष्प दाब बराबर हो जाता है एक वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मतलब वह ताप जिस पर किसी द्रव या विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का या विलयन का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। When the pressure of the liquid and the solution is become equal to 1 atmosphere pressure, the temperature of the liquid or the solution at which start the boil, when जब vapor pressure of the liquid or solution become the equal to 1 atmosphere pressure is known as the boiling point of that liquid or solutions. Next बात आती है बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन कैसे हो जाता है, बढ़ कैसे जाता है।
ये इसका उन्नयन हो कैसे जाता है? मैंने अभी बताया कि जब किसी भी, अब ये हमारे पानी है, ये पानी है, वाटर है, ये 100 डिग्री पर बॉयल होता है, 100 डिग्री पर ये बॉयल होता है। अब इसमें मैंने चीनी मिला दी, चीनी जैसे ही मिलाई तो इसका वाष्प दाब कम हो गया। वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया इसका वाष्प दाब, ये वाष्प दाब कम हो गया। अब इस वाष्प दाब जैसे ही कम होगा, इस वाष्प दाब को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ क्या बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो लिक्विड है 100 डिग्री पर नाव बल करके 1 से 2, 1 से 3, 100.2, 100.3, 100.4 पर ये बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वाष्प दाब है चीनी मिलाने पर कम हो गया, और उस वाष्प दाब को हमें 1 एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर करने के लिए हमें इसको क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसलिए पानी का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग, वो 100 ना हो करके फिर 1 से 2, 1 से 1, 100.2 इतने पर वो बॉयल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी लिक्विड या विलयन के अंदर विलय के कणों की संख्या को हम बढ़ा देते हैं तो उसमें निम्नलिखित गुण परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्प दाब में कमी हो जाती है, क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, अर्थात 100 पे ना उगल के 100.2 पे उगलेगा, और दूसरा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पर ना फ्रीज हो करके वो माइनस में चला जाएगा, -1 -2 में होगा। तीसरा है बेटे, चौथी प्रॉपर्टी है प्राशन दाब। तो प्राशन दाब से पहले हमें समझना होगा प्राशन क्या होता है, प्राशन क्या होता है, ऑस्मोटिक क्या होता है, ऑस्मोसिस समझना होगा हमें। ऑस्मोसिस समझने के लिए आप सीधे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप वाटर लीजिए, तो ये वाटर है बेटे, इस वाटर में आपने एक रेजिन डाल दिया। ये क्या है? रेजिन का मतलब किशमिश है। किशमिश आपने इसमें डाल दी। अब किशमिश आप जब डाल देंगे तो किशमिश स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, किशमिश फूल जाएगी। तो आप ये देखें कि किशमिश के अंदर पानी की पार्टिकल चले गए। किशमिश थी तो किशमिश के अंदर क्या चला गया? वाटर चला गया। किशमिश के अंदर पानी चला गया तो किशमिश हमारी क्या हो गई? फूल गई। अब किशमिश के अंदर भी तो कुछ था, रेजिन था उसके अंदर, तो किशमिश के अंदर गाढ़ा रेजिन है, गाढ़ा सॉल्यूशन है, और पानी बाहर क्या है? डाइल्यूट है, बाहर गाढ़ा नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी आती है निकल के कि किशमिश के ऊपर की जो झिल्ली है, आप ये देखें, वो पानी के कणों को तो पास कर रही है बाहर से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन हायर कंसंट्रेशन जो किशमिश के अंदर है वो बाहर नहीं आ रही है निकल करके। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी नेचुरल झिल्लियाँ होती हैं, या हमारे गैल ब्लडर हैं, या हमारी बॉडी की स्किन है, ये क्या है? ये नेचुरल हमारी मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल के नाम से या अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये हमारी नेचुरल होती हैं और ये हमारी सिंथेटिक भी होती हैं। जैसे मैंने किशमिश को पानी में डाला तो किशमिश पानी में डालने पर क्या हो जाती है? किशमिश पानी में डालने पर फूल जाती है। तो किशमिश ने की जो बाहर वाली झिल्ली है उसने क्या काम किया कि बाहर से पानी के कणों को तो अंदर कर दिया, लेकिन अंदर वाले कणों को बाहर नहीं किया। तो अर्धपारगम झिल्ली वे झिल्लियाँ होती हैं कि जो पानी के कणों को तो पास कर देती हैं, लेकिन विलय के कणों को पास नहीं करती हैं। इन्हें हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अब अर्धपारगम झिल्ली समझ में आ गई होगी। अब मैं समझाता हूँ आपको पराशण किसे कहते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक टैंक है,
इसमें मैंने अर्धपारगम झिल्ली लगाई, मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई, ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को, पानी के कणों को पास कर दे लेकिन विलेय के कणों को पास ना करे, ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, या SPM के नाम से भी इसको जानते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इधर तो हमने कम सांद्रता का विलयन लिया, कम सांद्रता, और इधर लिया हमने अधिक सांद्रता का विलयन, अधिक सांद्रता का विलयन ले लिया। तो प्राशन किसे कहेंगे कि जब दो विलयन, कम सांद्रता वाला विलयन और अधिक सांद्रता वाले विलयन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम अलग कर देते हैं, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर पानी के कण, विलय के नहीं, पानी के कण इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना आरंभ हो जाते हैं स्वतः ही। इस प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं या प्राशन कहते हैं, कि प्राशन वह प्रक्रिया है कि जिसमें जब एक कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाला विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हम अलग कर देते हैं, तो विलायक के कण लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ स्वतः ही प्रवाहित होने लगते हैं SPM के थ्रू। इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। अब आते इसमें परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? देखिए, इसको हमने, इस SPM है, इस SPM ने क्या किया, इस SPM में हमने यहाँ कम सांद्रता वाला विलयन लिया और यहाँ पर हमने अधिक सांद्रता वाला विलयन लिया, अधिक सांद्रता वाला विलयन लिया। अब देखिए, कम सांद्रता वाला विलयन ये है, अधिक सांद्रता वाला विलयन ये है। अब इधर से परासरण स्टार्ट होगा, अर्थात विलेय के कण, विलायक के कण लोअर कंसंट्रेशन से किस तरफ जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे स्वतः ही SPM के थ्रू। से हमने ऑस्मोसिस कहा। अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अधिक सांद्रता की विलयन के ऊपर हमने इतना दाब लगाया कि वो इस ऑस्मोसिस को रोक दे, इस परासरण को रोक दे, उसे कहते हैं हम परासरण दाब। तो मैंने अभी बताया कि परासरण दाब वह दाब है कि जब एक SPM के थ्रू दो विलयन, कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन को एक SPM के थ्रू अलग कर दिया जाता है, तो अधिक सांद्रता वाले विलयन पर हम इतना अधिक दाब डालते हैं एक्सटर्नल कि वह दाब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के कणों को आने से रोक दे। उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि परासरण दाब वह दाब है कि जिसे अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाने पर वो परासरण को, प्रक्रिया को रोक देता है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब कब कम होगा, कब अधिक होगा, मैंने बता दिया बेटे। यहाँ पर SPM ले लिया आपने, ये कम सांद्रता है, ये अधिक सांद्रता है, इसमें अधिक विलेय घुला है। अब इसमें जितना ज़्यादा अधिक विलेय घुला होगा, इसमें जितना ज़्यादा अधिक विलेय घुला होगा, जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी, इधर से ये उतना ही विलायक ज़्यादा जाएगा। इसकी सांद्रता को बराबर करें, जब ज़्यादा विलायक जाएगा तो परासरण ज़्यादा होगा, तो इस परासरण को रोकने के लिए हमें उतना ही अधिक दाब लगाना पड़ेगा। परासरण को रोकने के लिए उतना ही अधिक दाब लगाना पड़ेगा। तो इसमें विलेय की संख्या बढ़ने पर, जितनी ज़्यादा विलयन में विलेय की संख्या बढ़ेगी, विलेय के कण बढ़ेंगे, उस पर परासरण को रोकने के लिए उतना ही हमें दाब लगाना पड़ेगा। इसीलिए विलेय की संख्या अधिक होने पर विलयन में उसका परासरण दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विसरण।
देखिए पराशरण मैंने पीछे अभी पढ़ाया है कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि पराशरण में तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक माध्यम होता है जिसके थ्रू विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले की तरफ जाते हैं। विलायक के कण किसके, देखो इसमें विलायक है, किसके कण पास होते हैं, इसमें विलायक के कण, वहाँ पानी के कण पास होते हैं सेमी परमेबल। लेकिन इसमें क्या है कि पदार्थ जो भी हमारा विलेय है, विलेय के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ, यहाँ कम सांद्रता वाले विलयन से, देखिए इसमें पराशरण में कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के कण सेमी परमेबल की तरफ ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि पदार्थ के कण, विलेय के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ प्रवाहित होते हैं स्वतः, जब तक सांद्रता दोनों में समान ना हो जाए। इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। अब इसमें मैंने देखो यहाँ पर 2 विलयन ले लिए, एक विलयन ये है और एक विलयन ये है। ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है और ये कम सांद्रता वाला विलयन है, ये कम सांद्रता वाला विलयन है। तो इसमें से विलेय के कण इसमें आएंगे स्वतः ही, इसमें से ऊपर वाले अधिक सांद्रता वाले विलयन में, इसमें यहाँ कोई माध्यम नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, तो यहाँ से विलेय के कण ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे जब तक दोनों में सांद्रता क्या ना हो जाएगी। इस प्रक्रिया को हम विसरण या डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। अब पराशरण मैंने बताया ही था आपको अभी कि यहाँ से हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये हमारी, इसमें कम सांद्रता वाला विलयन ले लिया हमने, इसमें हमने अधिक सांद्रता वाला विलयन ले लिया। तो इसमें क्या है कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के कण, किसके कण, विलायक के, विलायक के कण अपने आप स्वतः ही पास होना आरंभ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम पराशरण कहते हैं। नेक्स्ट है अर्धपारगम झिल्ली। मैंने बताया था पीछे के अर्धपारगम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ऐसी झिल्ली है जिसमें असंख्य छेद होते हैं। यह सिर्फ, इसकी एक गुण होता है, यह सिर्फ विलायक के कणों को पास कर सकती है, विलायक के कणों को पास कर सकती है। विलायक का मतलब पानी, लिक्विड, लेकिन विलेय के कणों को ये पास नहीं करती है। उस झिल्ली को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक झिल्ली, हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारा गैल ब्लैडर और ब्लैडर, ये सारी वनस्पति की सेल कोशिकाएँ, ये सारी की सारी कैसी झिल्लियाँ हैं, ये सारी प्राकृतिक झिल्लियाँ। और संश्लेषित झिल्ली जो हम बनाते हैं वो सेलुलोज एसीटेट की होती है। नेक्स्ट है, देखिए पराशरण मैंने अभी पीछे बताया ही है आपको, पराशरण किसे कहते हैं। यहाँ दाब की भी परिभाषा मैंने पीछे दाब को भी बताया है कि वह दाब जो अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ लगाने पर वो हमारे पराशरण को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ आने से विलायक के कणों को रोक दे। उस दाब को हम कहते हैं क्या, पराशरण दाब। अब देखो यहाँ समझ में आ जाएगा, ये क्या है, यहाँ पर पानी है, इसमें क्या है, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अब ये जो क्या है आपका कीप है, फनल है, एक कीप है, इसमें हमने शक्कर का विलयन ले लिया। किसका है बेटा, ये शक्कर का, ये शक्कर का विलयन है। ये विलायक का मतलब इसमें ये पानी है, इसमें पानी ले लिया। देखो ये कम सांद्रता है, इसमें ये कम सांद्रता वाला है, इसमें पानी, इसमें कुछ घुला नहीं है। इसमें शक्कर है, अधिक सांद्रता वाला विलयन है। और ये जो है यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर हमने इस कीप से हमने क्या बांध दी, SPM बांध दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांध दी। तो यहाँ से जो वाटर के कण हैं इसमें से इसमें जाना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें जाना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सांद्र है और ये कम सांद्र है।
तो सेमी परमेबल का मकाम क्या होता है? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ वाटर के कणों को प्रवाहित करना, स्वतः पास होना इस झिल्ली के थ्रू। तो यहाँ से क्या है कि आप ये देखें कि ये शक्कर का विलयन यहाँ था, पहले यहाँ तक भरा हुआ था। जैसे ही पानी का पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के अंदर से पास हुए तो इसका जो बढ़कर के लेवल इतना हो गया बेटा, ये लेवल बढ़ गया। तो कितना लेवल बढ़ गया? एच हाइट बढ़ गई। तो इसे हमने पराशण दाब निकाल दिया कि हाइट कितनी है इसकी, एच हाइट बढ़ी, क्योंकि यहाँ से पानी इस अधिक सांद्रता वाले विलयन में चला गया सेमी परमेबुलम के थ्रू, तो यहाँ से हाइट एच बढ़ गई। तो ये क्या है? पराशण दाब है। पाई का मतलब यहाँ क्या? पराशण दाब इक्वल टू कितनी हाइट बढ़ी? एच बढ़ी। और पी क्या है? इस विलयन का, ये जो विलयन इसमें बढ़ा है शक्कर का, उसका घनत्व है, इसको मैं डी कह दूँ या रो कह दूँ। और जी क्या है बेटा? ग्रेविटी है। तो कितना पराशण दाब हो गया इसका? P इक्वल टू एच डी जी, P इक्वल टू एच डी जी या पाई इक्वल टू एच रो जी। यहाँ H वह हाइट है जिसमें बीकर से SPM के थ्रू इस कीप के अंदर पानी चढ़ा है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन है पानी में और यहाँ कीप के अंदर अधिक कंसंट्रेशन, इसलिए पानी की अमाउंट इसमें अंदर प्रवेश करेगी सेमी परमेबल के, और इसकी हाइट बढ़ जाएगी। और हाइट कितनी बढ़ी? एच बढ़ी। इस विलयन का घनत्व कितना है? रो है, तथा ग्रेविटी कितनी है? जी है। तो ऐसे करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं? वाष्प दाब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी इन्होंने एक प्रैक्टिकल लिया, मैंने प्रैक्टिकल आपको पीछे अभी बताया भी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, अभी मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने कहा है कि यू आकार के कांच की नली के मध्य हमने अर्धपारगम झिल्ली विभक्त करके उसे एक तरफ जल तथा दूसरी तरफ हम विलयन भर लेते हैं जिसकी सांद्रता अधिक होती है। विलयन की सतह पर हम एक जल रोधी पिस्टन लगा देते हैं। पराशण की प्रक्रिया द्वारा जल के अणु शुद्ध जल से विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, जिससे विलयन की सतह पर लगा पिस्टन ऊपर की तरफ उठने लगता है। इस पिस्टन के पुनः उसी अवस्था में लाने के लिए हम उस पर इतना दाब डालते हैं कि जिससे विलायक के कण लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक आना रुक जाएं। उसे हम पराशण दाब के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए कैसे जानते हैं, इसका प्रैक्टिकल देख लीजिए। देखिए ये हमने ले ली यूट आकार की नली, इसमें हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी SPM। यहाँ पर कम सांद्रता वाला विलयन ले लिया, लोअर कंसंट्रेशन वाला अर्थात, और यहाँ पर हमने हायर कंसंट्रेशन का विलयन ले लिया, हाई कंसंट्रेशन का विलयन ले लिया। अब इसमें आप ये देखें, अब इसको हमने वाटर रोधी पिस्टन से इसको हमने बंद कर दिया दोनों। अब इसमें हमने जो कम सांद्रता वाले विलयन से वाटर के कण इधर जाना स्टार्ट हो जाते हैं अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ। तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ यहाँ से उठ करके कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है ये पिस्टन, क्या यहाँ आ जाता है ये पिस्टन, यहाँ से उठकर ये पिस्टन यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया ये पिस्टन यहाँ से उठ करके, तो इधर ऐसे हो गए, पिस्टन ऊपर की तरफ आ गया। अब इसको हमें रोकने के लिए इस पर हमें एक एक्स्ट्रा दाब लगाना पड़ रहा है। लगाएंगे इस पर एक्स्ट्रा दाब लगाएंगे, और इतना दाब लगाएंगे कि ये पिस्टन अपनी उसी पोजीशन पर यहाँ ले आएंगे। तो ये जो पराशण है, यहाँ से जो वाटर के कण इधर आ रहे हैं, ये आने इसमें रुक जाते हैं। जो हमने प्रेशर लगाया इसको रोकने के लिए, उस दाब को हम पराशण दाब कहते हैं। तो मैं दोबारा बताता हूँ कि जब दो विलयन कम सांद्रता वाले विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन को हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू
अलग कर देते हैं तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के कण अपने आप प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रवाह को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन के ऊपर हम इतना दाब डालते हैं कि वो विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ आना रुक जाएं। तब जितना एक्स्ट्रा हमने प्रेशर लगाया है उस प्रेशर को हम प्राशन दाब कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि व्हेन द टू सॉल्यूशन द सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो द वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट द फ्लो फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अप्लाइड द एक्सटर्नल प्रेशर over the more concentrated solution, which the stop of the flow of the water molecule from lower concentration to higher concentration. So this extra pressure over the higher concentration solution is known as osmotic pressure. Next है बेटे, अभी मैंने ये बताया है आपको, देखो यहाँ पर ये लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लिया हायर कंसंट्रेशन का, हाई कंसंट्रेशन का है। ये आपका ब्लैक है, लो कंसंट्रेशन का है, ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर ये एसपीएम हर्धपारकम झिल्ली लगा दी है। तो यहाँ से देखें कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल प्रवाहित होंगे और प्रवाहित होने पर ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ये जब तक प्रवाहित होंगे जब तक दोनों का वाष्प बराबर ना हो जाए। अब हम इस पर इतना एक्स्ट्रा प्रेशर, ये तो वायुमंडल था ही, ये भी इस पर भी वायुमंडल था। अब इस पर हमने इतना एक्स्ट्रा प्रेशर डाला, ये पाई दिखाई दे रहा है कि इतना प्रेशर डाला ऊपर से हमने इस पिस्टन के ऊपर कि इधर से ये वाटर मॉलिक्यूल इधर आना स्टॉप हो जाए। तब इस प्रेशर को, जो इस फ्लो को रोक देता है, उसे हम पराशण दाब कहते हैं। अब होता है बेटे एक अंतःपराशण। क्या है? अंतःपराशण। अंतःपराशण को जब किसी कोशिका को निम्न सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो विलायक के अणु उस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस पराशण को हम अंतःपराशण प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कोशिका का फूल जाना, जिसमें इसे जीव द्रव विकुंचन भी कहते हैं। श्रिंक हो जाती है कोशिका। विकुंचन का मतलब है संकुचित हो जाती है। आप ये देखें कि किशमिश, मैंने पीछे बताया है कि जब किशमिश को हम पानी में रखते हैं, ये किशमिश है, इसके अंदर शुगर के पार्टिकल हैं, अधिक कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है किशमिश के अंदर। और जब इसको मैं वाटर के अंदर रखता हूँ, ये वाटर है इसके चारों तरफ, तो ये लोअर कंसंट्रेशन है बेटे पानी। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ किशमिश में पानी जा रहा है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एक कारण है कि वो ब्लैक के कणों को पास कर देती है, ब्लैक के कणों को पास नहीं करती है, वो भी लोअर कंसंट्रेशन है। तो जिससे हमारी किशमिश फूल जाती है। यही एक रीज़न और है। आपने देखा होगा कि 0.9% का ग्लूकोज होता है, NaCl सॉल्यूशन होता है ग्लूकोज का। जब हम उसको देते हैं तो नॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे ही हम इससे कम कंसंट्रेशन, मान लो 0.5 कंसंट्रेशन का हम दे दें, तो हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका में 9% का विलयन होता है। कितने का विलयन होता है? 0.9% का होता है। और बाहर कितने का दे रहे हैं हम? 0.5 का दे दें। तो ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमारा पानी चला जाएगा और हमारी कोशिका फूल जाएगी, और फूल करके क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए हम जो ग्लूकोज देते हैं वो 9% का देते हैं, क्योंकि हमारी जो कोशिका के अंदर जीव द्रव है वो कितने का? 0.9% का है। नेक्स्ट है बेटे बहिःपराशण। बहिःपराशण में क्या है? आप ये देखें कि आपने जो किशमिश थी या अंगूर, क्या है? अंगूर ग्रेप्स है।
अब मेरे पास ये सॉल्यूशन है, इसमें मैंने चीनी का सॉल्यूशन ले लिया। किसका सॉल्यूशन है बेटा? चीनी का गाढ़ा सॉल्यूशन है। और इसमें गाढ़े सॉल्यूशन में मैंने क्या डाल दिया? अंगूर डाल दिया। क्या डाल दिया बेटे? अंगूर डाल दिया, ग्रेप्स डाल दिया। अब यह है कि अंगूर के अंदर पानी है, कम कंसंट्रेट है, ठीक है, और वो यहाँ चीनी क्या है? अधिक कंसंट्रेट है। तो यहाँ जो चीनी से, तो पानी अंगूर से अब चीनी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अंगूर के अंदर लोअर कंसंट्रेशन और चीनी क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। इसीलिए लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी आ रहा है, अर्थात अंगूर से चीनी के विलयन की तरफ पानी आ रहा है। इस प्रक्रिया को हम बहिर्परीक्षण कहते हैं, अर्थात अंदर से, अंगूर के अंदर से बाहर की तरफ पानी आ रहा है। ऐसे हमारी बॉडी में होता है जब हम नमक ज़्यादा खा लेते हैं। अब मान लिया मेरी कोशिका है, सेल है, ये क्या है बेटा? सेल है, ये सेल है, इसमें 0.9% होता है। अब इसमें क्या है? इसको मैंने किस में रख दिया? 10% के नमक के सॉल्यूशन में रख दिया। आप ये देखें कि ये अधिक सांद्रता का है और ये लो सांद्रता है इसके मुकाबले। तो मैंने पहले बताया कि लो से हायर की तरफ पानी जाता है, तो इस कोशिका से बाहर की तरफ पानी आना स्टार्ट हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन से। ऐसे आना पानी हो रहा है और हमारी जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, संकुचित हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इस क्रिया को कहते हैं बहिर्पराशरण या प्लाज्मोलाइसिस भी के नाम से भी जानते हैं इसको। अर्धपारगम झिल्ली से द्वारा जल के अणु विलायक जल के अणु का मतलब विलायक के कण विलयन में प्रवेश कर देते हैं, जिसपे जब सतह पर दाब डाला जाता है इस पराशरण को रोकने के लिए, उसे हम पराशरण दाब कहते हैं। मैंने अभी बताया कि विलयन के ऊपर हम उतना दाब डालें कि सेमी परमेबल के थ्रू विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ आना रुक जाएं, उसे हम पराशरण दाब कहते हैं। इसे हम पाई से डिनोट करते हैं, पी से भी आप कर सकते हैं। आपने सुना होगा 11th क्लास में PV इक्वल टू NRT आदर्श विलयन के लिए, आदर्श गैस के लिए PV इक्वल टू, यहाँ P क्या है? हमने पराशरण दाब ले लिया, पाई कह सकते हैं आप। V क्या है? उस विलयन का आयतन है। N क्या है? उसमें उस विलय के मोल की संख्या है। R यूनिवर्सल कांस्टेंट है। T उस विलयन का ताप है। ये दिखाया है कि PV इक्वल टू NRT, P पराशरण दाब है, B उस विलयन का दाब है, N उस विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है और T क्या है? उसका टेम्परेचर है। यदि मैं यहाँ से ये निकालूं कि P इक्वल टू पराशरण दाब E इक्वल टू V को मैं इसमें डिवाइड कर दूँ N अपॉन V अपॉन RT, तो ये N अपॉन जो V है नंबर ऑफ द मोल ऑफ विलय के मोलों की संख्या इन द पर यूनिट वॉल्यूम, N अपॉन V। तो इसको मैं कंसंट्रेशन कह सकता हूँ, तो P इक्वल टू कह सकता हूँ CRT। C क्या है? इसको मैंने C कह दिया। C क्या है? कंसंट्रेशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे करके हम इसका पराशरण दाब निकाल सकते हैं। देखो P पराशरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, B उस विलयन का आयतन है लीटर में, N विलय जो घोला है, विलय ऐसा होना चाहिए कि जो वाष्पशील ना हो, ठोस घोला है, उसके मोल की संख्या है, R गैस निकांक है जिसकी वैल्यू 0.8211 एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होगी, अर्थात P इक्वल टू या पाई इक्वल टू CRT या NRT। C का मतलब मोलरिटी, नंबर ऑफ द मोल
अपॉन वॉल्यूम RT। इसको कह सकता हूँ N क्या है कि W, इसको तोड़ दिया, इसका मोलर मास गुणा VRT। देखो V उस विलयन का लीटर में आयतन है, W2 उस विलय का मास है और M2 उस विलय का मोलर मास है। तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, पराशण दाब के थ्रू हम उस किसी भी विलय का क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मोलर मास बताओ, यदि आपको मास पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। अननोन कोई भी आपका सॉलिड है तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू उस विलय का हम मोलर मास निकाल सकते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है। अब मैंने ये बता दिया था कि N/V C मोलर सांद्रता है, ये भी मैंने पीछे बता दिया। N/V को मैंने CRT कह दिया। N की वैल्यू मैंने ये पुट अभी पीछे मैंने बता दिया। ये बताया कि P अभी N/V को मैंने चेंज कर दिया था W2/M2 गुणा VRT में चेंज कर दिया। इसके थ्रू हम विलय का मोलर मास निकाल सकते हैं। R की वैल्यू 0.0821 है। T उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस दे रहा होगा तो उसमें आपको 273 ऐड कर देना है। नेक्स्ट है बेटे, आता है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब दो समान सांद्रता वाले विलयन का पराशण दाब समान होता है तो उसे हम समपराशरी आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। अब यहाँ आप देख लें, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में मैंने समान सांद्रता इसकी है, समान सांद्रता कंसंट्रेशन इसकी है, C1 और C2 है दोनों विलयन की सांद्रता। जब दोनों विलयन की सांद्रता समान है, क्या विलय के कण इधर से इधर, विलायक के कण इधर से इधर जाएंगे? नहीं। इधर से इधर जाएंगे? नहीं, ये नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि दोनों की वाष्प दाब आपस में बराबर है। तो ऐसे विलयन को हम समपराशरी विलयन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। व्हेन द टू सॉल्यूशन हैव द सेम कंसंट्रेशन, दे आर द सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो देयर इज द नो पास ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द वन कंसंट्रेशन टू अनदर कंसंट्रेशन, या फर्स्ट कंसंट्रेशन टू सेकंड कंसंट्रेशन, या सेकंड कंसंट्रेशन टू फर्स्ट कंसंट्रेशन। ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता बराबर है, उनमें वाटर का मॉलिक्यूल ना तो पहले सॉल्यूशन से दूसरे में जाएगा, ना दूसरे से तीसरे में जाएगा, क्योंकि इनके जो वाष्प दाब हैं दोनों के P1 = P2, पराशण दाब दोनों के कैसे हैं, समान है बेटे। इसीलिए क्या होगा, ये एक विलयन से दूसरे विलयन में प्रभावित नहीं होंगे। अब इसमें देख लें एक बार क्यों होता है ऐसा। मैंने बताया एक विलयन, पहला विलयन देखो, ये बड़ा ले लेता हूँ थोड़ा सा। देखो पहला विलयन ये है, इसका पराशण दाब P1 है। दूसरा विलयन ये, इसका पराशण दाब P2 है। तो दोनों के विलयन के पराशण दाब कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों की कंसंट्रेशन कैसी हैं, C1 है इसकी, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, बराबर है दोनों की। ठीक है, जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों की वाष्प दाब बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, P1 = C1RT होता है। टेम्परेचर भी दोनों के बराबर है भाई। अब इस RT से हम RT काट दें तो C1 कितना होता है, W1 कौन इसका मास M1, ठीक है, गुणा विलयन इसका वॉल्यूम = W2 C2 के बराबर अपॉन M2 गुणा V। अब V से V काट दें तो बचा क्या, W1/M1 = W2/M2 ये बचा। ये समपराशरी विलयन के लिए बेटे।
अब आता है अलग से, एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक, एक अल्पराशरी, एक हाइपराशरी। जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका प्रश्न दाब अधिक होता है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक। जब दो अलग सांद्रता वाले विलयन हैं, मान लो इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मैंने अलग किया, यह हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, ये लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा, इसका जो प्रश्न दाब है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वह विलयन जिसका प्रश्न दाब अधिक होता है उसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं, और जिस विलयन का इसमें प्रश्न दाब कम होता है, इसका प्रश्न दाब कम होगा, इसे हम हाइपोटोनिक अल्पराशरी विलयन कहते हैं। अब प्राशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अभी मैंने आपको बताया था रुधिर कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है, रुधिर कोशिकाओं के अंदर जो द्रव की सांद्रता वो 9% होती है, NaCl, अर्थात दोनों विलयन में समान होने के कारण ये समपराशरी विलयन कहलाते हैं। देखिए आप, जो हमें 9% का ये 0.9 होता है बेटा, 0.9 है। तो जो भी हमें NaCl का विलयन बाहर से दिया जाता है ग्लूकोज फॉर्म में, तो उसमें क्या है कि ये जो कोशिका है हमारी, इसके अंदर भी 9% है, और बाहर से दो NaCl दिया जा रहा है ग्लूकोज के थ्रू, वो भी 0.9% है। तो ना तो वाटर के मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जाएंगे ना बाहर से अंदर आएंगे, क्योंकि दोनों ही विलयन समपराशरी हैं, दोनों को ही प्रश्न दाब बराबर है। वे पीछे आइसोटोनिक मैंने पढ़ाया है। इसलिए रुधिर कोशिकाओं में जो ग्लूकोज दिया जाता है वो 0.9% का ही दिया जाता है। यदि हम इस परसेंटेज को बढ़ा दें बाहर वाली को, ग्लूकोज की को, तो कोशिका से बाहर पानी आना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी जो कोशिका है वो श्रिंक हो जाएगी। यदि इस परसेंटेज को हम बाहर वाली ग्लूकोज की परसेंट को 0.9 से करके 0.5 कर दें तो ये कम हो जाएगा, तो पानी बाहर से अंदर कोशिका के अंदर जाना प्रवेश स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारी कोशिका फूल जाएगी और लास्ट में वो भ्रष्ट हो जाएगी, सूज जाएगी। नेक्स्ट है कोशिकाओं में, ये मैंने बता दिया आपको, देखो 0.9% वाला। अब आप ये देख रहे होंगे कि सूखे मटर, अब सूखा मटर को हम पानी में डाल देते हैं, ये देख रहे होंगे कि सूखे मटर को मैंने पानी में डाल दिया, जब सूखे मटर को हम पानी में डालते हैं, देखे होंगे सूखा मटर है ये बाहर क्या है, पानी है इसके चारों तरफ, तो अंदर मटर के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर पानी कम है, कंसंट्रेशन है, तो पानी बाहर से मटर के अंदर जाना प्रवेश कर देता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर और मटर हमारा क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ऐसे ही हमारी सूखी गाजर हैं, अदर चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देख लेना। नेक्स्ट है अर्धपारगम झिल्ली, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ बेटे। अब है विसरण और पराशरण में अंतर। देखो विसरण में क्या है कि विलय के कण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें कोई अर्धपारगम झिल्ली की ज़रूरत नहीं होती। इस पराशरण में क्या है कि इसमें अर्धपारगम झिल्ली के थ्रू विलय के विलायक के कण, किसके कण, विलायक, यहाँ किसके जाते हैं, विलय के जाते हैं हायर से लोअर की तरफ, और यहाँ लोअर से हायर की तरफ जाते हैं विलायक के कण, और वो भी किसके थ्रू, सेमी परमेबल के थ्रू। इसमें सेमी परमेबल का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है आरओ का नाम सुने होगा, रिवर्स ऑस्मोटिक। आरओ का नाम सुना होगा कि आरओ क्या है, जो पानी को प्योरीफाई करता है हमारा, जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम प्राशन या प्रतीप प्राशन। मैंने बताया था कि जो आरओ होता है कि आरओ में क्या है,
ये मेम्ब्रेन लगी होती है आरओ के अंदर। देखो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन का होता है बेटा वाटर, यहाँ पर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन होता है, लो कंसंट्रेशन होता है। तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या बताया कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ स्टार्ट होता है। लेकिन रिवर्स में क्या होता है, हम हाई कंसंट्रेशन, जैसे हमें समुद्र का पानी साफ़ करना है, समुद्र का पानी साफ़ करना है, इधर समुद्र का पानी है हाई कंसंट्रेशन, इधर लो कंसंट्रेशन है। आप जानते हो कि सिंपल तो लो से हायर की तरफ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन हम हाई कंसंट्रेशन पर इतना अधिक दाब डाल दें, उसके वाष्प दाब से, प्रसरण दाब से उतना अधिक दाब डाल दें कि वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ जाना स्टार्ट हो जाए। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं व्युत्क्रम प्राशनता, व्युत्क्रम प्राशन। व्युत्क्रम प्राशन क्या है कि जब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सेमी परमेबल के थ्रू अलग किया जाता है तो हाई कंसंट्रेशन विलयन पर प्रसरण दाब से अधिक, इतना दाब अधिक डालते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल जाना आरंभ हो जाए। उल्टा हो गया काम, पहले लो कंसंट्रेशन हाई की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने हाई कंसंट्रेशन विलयन के ऊपर इतना दाब अधिक डाला कि वाटर के मॉलिक्यूल लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाना स्टार्ट हो गए। तो हमारा जो भी आर ओ है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि उस पर आर्टिफिशियल जो मोटर उसमें लगी रहती है, उसमें आर्टिफिशियल हाई कंसंट्रेशन की तरफ इतना प्रेशर दिया जाता है कि सेमी परमेबल से वाटर के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना आरंभ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम आर ओ कहते हैं या व्युत्क्रम प्राशन या प्रतिप्राशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखें आप, ये आर ओ पर काम करता है बेटे, ये शुद्ध जल है, यहाँ पर लवणीय जल है जिसकी हाई कंसंट्रेशन है, ये हमारी एसपीएम लगी हुई है आर ओ के अंदर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम अब यहाँ से पहले यदि हम इस पर दाब न डालें तो शुद्ध से, तो सेमी परमेबल का काम क्या है, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन वाटर के मॉलिक्यूल जाना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम इधर इस पर इतना प्रेशर डालते हैं इस पिस्टन पर कि वाटर के किससे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, इसका जो प्रश्न दाब है, इतना अधिक दाब डालते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा यहाँ से जल शुद्ध जल मिलता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेटा, इस पर क्या है, न्यूमेरिकल बेटा, न्यूमेरिकल पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्या लंबी हो जाएगी वीडियो। थैंक्स।